मोना और अर्पिता दोनों बहनें थीं। उनकी माँ हेमा और पिता लाला राम के साथ वह गांव में रहते थे। लाला राम एक किसान था जो बहुत मेहनत से अपने खेतों में काम किया करता था। हेमा उसे खाना देने के लिए हर रोज खेतों में जाया करती। दोनों पति पत्नी वहां बैठकर अपनी बेटियों की शादी की बात किया करते थे। तभी गांव के पंडित जी वहां से गुजरते हैं और लाला राम अपनी बेटियों के लिए पंडित जी से रिश्ता पूछते हैं। पंडित जी उन्हें गांव में रहने वाली रेवती नाम की औरत के दोनों बेटे किशन और अर्जुन का रिश्ता बताते हैं। यह सुनकर लाला राम अपनी पत्नी से सलाह करके रेवती के दोनों बेटों के साथ अपनी बेटियों से शादी करवाने का फैसला लेता है। रेवती के दोनों बेटे शहर में काम करते थे। कुछ दिन बाद रेवती अपने बेटों के साथ लाला राम के घर आती है और शादी की बात करती है। रेवती बहुत लालची किस्म की औरत थी। लाला राम का उनकी बेटियों के अलावा कोई और औलाद नहीं थी। रेवती सोचती है कि लाला राम उन्हें अपनी सारी जमीन अपनी बेटियों को दहेज में दे देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। दोनों बहनों की शादी का समय आया और शादी संपन्न हुई, पर रेवती को दहेज में कुछ नहीं मिला। रेवती गुस्से में वापस चली गई। दोनों बहनें शादी के बाद ससुराल आती है। दोनों के ससुराल में आने के दूसरे दिन ही अर्जुन और किशन शहर चले गए। उनके जाते ही जैसे रेवती को पंख लग गए। दहेज में कुछ ना मिलने के कारण उनकी सास रेवती उन्हें हर रोज खरी खोटी सुनाती और मारती, ढेरों काम करवाती, पर फिर भी दोनों बहनें अपना अपना काम पूरा करती और किसी से कोई शिकायत नहीं करती। रेवती को लगता है ये सब करने से ये अपने घर वापस चली जाएगी, जिससे रेवती इन्हें वापस बुलाने के लिए लाला राम से मुंह मांगी कीमत मांगेगी। पर ऐसा नहीं हुआ। दोनों बहनें मन लगाकर काम करती और चुपचाप अपनी सास के ताने सुनती। एक दिन रेवती सोचती है कि वह अपने बेटों की दूसरी शादी करवाएगी। यह सोचकर वह बहुत खुश होती है। शाम को वह खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है। दोनों बहनें अपने कमरे में थी। तभी चुपके से रेवती किचन में जाकर बाकी के खाने में जहर मिला देती है और वापस अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद मोना और अर्पिता आते हैं और खाना खाने लगते हैं। खाना खाते ही वह दोनों दर्द से तड़पने लगते हैं और मौके पर ही दोनों की मौत हो जाती है और वह दोनों डायन बन जाती है। रेवती उनकी मौत से बहुत खुश होती है। वह अपनी दोनों बहू के शव को रात में घर के पीछे गड्ढा बनाकर दफन कर देती है। कुछ दिन बाद वह बाजार जाती है, जहां उससे कुछ औरतें उसकी बहू के बारे में पूछती हैं और रेवती कहती है कि उसकी बहुएं घर छोड़कर भाग गई। घर जाकर रेवती सोच में पड़ जाती है और अपने बेटों को फोन लगाती है और कहती है कि उनकी बीवियां घर छोड़कर किसी और के साथ भाग गई और अपने बेटों को गांव बुलाती है। दोनों बेटे शहर से गांव आते हैं। स्टेशन से घर की ओर जाते हुए जंगल में उन्हें मोना और अर्पिता मिलते हैं, जो इंसानी रूप में थे। उन्होंने अपने साथ हुई सारी घटना किशन और अर्जुन को बताई। उन्होंने बताया कि वह कैसे डायन बनी। दोनों की आंखें भर गई। दोनों फैसला लेते हैं कि अब वह दूसरी शादी नहीं करेंगे और वापस लौटकर कभी गांव नहीं आएंगे। दोनों अपनी माँ से मिले बगैर ही वापस शहर लौट जाते हैं। अब दोनों डायन अपनी सास रेवती के पास जाती हैं और उसे उसके गुनाहों की सजा देती है। दोनों ने रेवती को जिंदा ही घर में गड्ढा बनाकर दफन कर दिया। यह बात पूरे गांव में फैल गई, इसलिए अब रेवती के घर के पास कोई नहीं जाता। बारिश वाले भूत की चर्चा दूर दूर तक गांव में फैल रही थी। उसी गांव में बिरजू अपनी पत्नी चंदा के साथ रहता था। बिरजू लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता था और अपना घर चलाता था। एक दिन बिरजू लकड़ियां काटने जंगल जाता है और जंगल से लकड़ियां लेकर अपने घर जा रहा था। तभी बारिश शुरू हुई और बिरजू घबरा गया। बिरजू लकड़ियां छोड़कर भागने लगा। तभी उसकी नज़र एक पेड़ के पीछे छिपे भूत पर जाती है। उसके कुछ करने से पहले ही भूत उसका सर काट देता है। सभी गांव वाले सख्ते में आ जाते हैं। सुबह होती है।
एक के बाद एक हुई मौत के रहते गांव वाले तांत्रिक बाबा को बुलाते हैं। तांत्रिक बाबा अपनी शक्तियों से बताते हैं कि उस भूत को 100 साल का श्राप लगा हुआ है, जिसमें से 99 साल गुजर चुके हैं। वो जहाँ से गुजरेगा वहाँ बारिश होगी, और उस बारिश में जब उसे कोई देखेगा तो उसे मजबूरन उसे मारना पड़ेगा, वरना श्राप 100 साल और बढ़ जाएगा। सभी गांव वाले उसके श्राप को तोड़ने का उपाय पूछते हैं। तांत्रिक बाबा उसी दिन गांव में हवन करते हैं और अपने मंत्रों के जाप से भूत को वहीं बुलाते हैं और उसे अपनी बोतल में कैद कर लेते हैं। कैद करने के बाद तांत्रिक बाबा ने उस बोतल पर लाल रंग का कपड़ा रख दिया, जिससे किसी की नज़र उस पर ना पड़े। उस दिन के बाद गांव में बारिश के भूत का खौफ चला गया और बारिश के भूत को भी मुक्ति मिल गई। चारुलता अपने पति रमेश के साथ गांव में रहती थी। कुछ समय बाद उन्हें एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने मोहित रखा। मोहित समय के साथ बड़ा हुआ। पूरा दिन मोहित अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। एक दिन मोहित के पिता रमेश की लंबी बीमारी के कारण मौत हो जाती है। कुछ दिनों बाद मोहित और उसकी माँ चारुलता उदयपुर नाम के शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। समय के साथ मोहित बड़ा होता है। अब मोहित एक कंपनी में काम करता है, जो उसी के घर के पास होती है। कुछ दिनों बाद मोहित अपने दोस्त राहुल से मिलने बस से गांव जा रहा था। कुछ घंटों बाद मोहित बस स्टेशन पहुंचने वाला था, तो उसने अपने दोस्त राहुल को कॉल किया, पर आउट ऑफ नेटवर्क होने के कारण उसका कॉल नहीं लगा। इसलिए उसने अपने दोस्त को एसएमएस किया कि वह पुराने बस स्टेशन उसे मिलेगा। थोड़ी देर बाद स्टेशन आ जाता है और मोहित पुराने बस स्टेशन उतर जाता है। वहां पहुंचकर देखता है कि पूरा स्टेशन खाली था, वहां कोई नहीं होता, पर वह उसे नजरअंदाज करता है और वहां बैठकर राहुल का इंतजार करता है। तभी उसे अंधेरे से एक लड़की के चीखने की आवाज आती है। मोहित उस लड़की की मदद करने उसके पास जाता है। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तभी सामने से एक चुड़ैल आती है और मोहित का हाथ काट देती है। मोहित चिल्लाता हुआ वहां से भागता है। तभी उसे राहुल मिलता है। राहुल उसके हाथ की हालत देखकर उसके साथ भागता है और उसे हॉस्पिटल पहुंचाता है। वहां पहुंचकर मोहित अपनी आपबीती बताता है। सुचित्रा की मौत एक कार एक्सीडेंट से हुई थी। मरते ही वह पास के इमली के पेड़ में जा बसी। अपनी मौत का बदला लेने के लिए वह वहां से गुजरते हर इंसान को इमली बना देती। गांव के लोग उस पेड़ के पास जाने से डरने लगे। एक दिन मधु और शीला वहां से बातें करते हुए जा रहे थे। तभी उन्हें एक भयानक आवाज आती है, अरे मधु भाग, ये तो इमली वाली चुड़ैल है। ऐसा बोलते ही चुड़ैल शीला को इमली बना देती है और मधु डर जाती है। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। तभी चुड़ैल की नजर मधु के लॉकेट पर जाती है, जिसपे उसकी फोटो लगी थी। उसे पता लगता है कि वह उसकी बेटी है। मधु, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरी माँ अच्छी थी, वो लोगों का भला करती थी। तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। चुड़ैल को अपनी गलती का एहसास होता है और वह वहाँ से चली जाती है। चुड़ैल के जाते ही जादू टूट जाता है और सभी इंसानी रूप में वापस आ जाते हैं। मोहन और सोहन दोनों जुड़वा भाई थे। उनके पिता एक किसान थे। लंबी बीमारी के बाद उनका देहांत हो गया। अब घर में कोई कमाने वाला नहीं था। कुछ दिनों बाद उन्हें अपने पिता का रखा एक बक्सा मिलता है, जिसमें एक चिट्ठी रखी थी और कुछ रुपए रखे थे। उसमें लिखा था कि वह दोनों उसके जाने के बाद इन रुपयों का बंटवारा करके अपना अपना काम शुरू करें। दोनों ने यही किया। रुपयों का बंटवारा कर लिया। मोहन ने बीज खरीदे और सोहन ने लॉटरी की टिकट्स। मोहन अपने पिता की कुदाल लेकर खेत में काम करने चला गया और खेत को जरूरत के हिसाब से सींचने लगा। वही सोहन लॉटरी में जीतने वाले रुपए का इंतजार करने लगा। 3 महीने बाद लॉटरी का रिजल्ट आया, जिसमें सोहन सभी रुपए हार गया और वही मोहन अपनी की हुई फसल को बेचकर अच्छा मुनाफा कर पाया। सोनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में मोहन और माला नाम के पति पत्नी रहते थे। मोहन गांव में रोटी और सब्जी का ठेला लगाता था। मोहन सुबह जल्दी उठता और बाजार से सूरज निकलने से पहले ही ताज़ी हरी सब्जियां लेकर आता था। मोहन खाने की शुद्धता का ध्यान रखता था। रोटी पर देसी घी लगाता और सब्जी भी घी में ही बनाता था।
इतना शुद्ध खाना होने के बाद भी बहुत कम लोग उसके ठेले पर आते थे। रात तक वह जितना कमा पाता वही पैसे लेकर वह घर चला जाता था। कुछ दिनों से व्यापार मंदा चल रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो घर कैसे चला पाऊंगा। घर आने के बाद भी मोहन उन्हीं चंद पैसों को लेकर सोचते रहता है। मोहन को परेशान देखकर मोहन की पत्नी माला उससे पूछती है, क्या हुआ जी, आज आप जल्दी घर आ गए और बहुत देर से देख रही हूँ, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। क्या बताऊं माला, काम ठीक से चल नहीं रहा और ऐसा ही रहा तो हम क्या खाएंगे। मोहन अपने मन की बात माला को बता देता है और जितने पैसे उसने सुबह से कमाए थे वह माला को दिखाता है। आप अपने दोस्त सोहन से मदद लीजिए, उसका बड़ा होटल है शहर में, उन्हें यहाँ आने को कहो। मोहन अपनी पत्नी माला के कहे अनुसार उसके दोस्त सोहन को फ़ोन लगाता है और उसे आने को कहता है। दूसरे दिन शहर से सोहन मोहन के घर आता है। अरे मोहन, क्या हुआ, बड़ी ही जल्दी में बुलाया, सब ठीक तो है ना। माला और मोहन मिलकर सोहन को सब बता देते हैं। अरे इतनी सी बात, देख भाई मोहन, रोटी सब्जी आजकल घर में सब खा ही लेते हैं, तो कुछ नया बना। पर सोहन भैया ये बनाएंगे क्या, रोटी सब्जी के अलावा इन्हें कुछ आता भी नहीं है। अरे भाभी, मैं हूँ ना, मैं सिखाऊंगा। आजकल शहर में सोया चाप बहुत पसंद कर रहे हैं लोग, वही बनाते हैं। ऐसा कहकर सोहन मोहन को सोया चाप बनाना सिखा देता है और कुछ ही दिनों में मोहन सोया चाप बनाना सीख जाता है। सोहन सबसे अलविदा लेकर शहर लौट आता है। मोहन नए साल पर सोया चाप का ठेला लगाकर खड़ा हो जाता है। सोया चाप ले लो, सोया चाप, गरम गरम सोया चाप, सोया चाप ले लो, सोया चाप, गरम गरम सोया चाप। वहाँ से गुजरते लोग सोया चाप की सुगंध की ओर आकर्षित हो जाते हैं और उसके पास सोया चाप खरीदकर खाने लगते हैं। मोहन भाई, तुमने ये जो सोया चाप बनाई है बहुत ही स्वादिष्ट है। मेरी तो भैया एक और प्लेट लगा दो। हाँ भाई, सही कह रहे हो तुम, नए साल पर सही काम शुरू किया है मोहन ने। बहुत ही लाजवाब स्वाद है सोया चाप का। ऐसे ही उसकी तारीफ करते हुए सभी गांव वाले उसके पास जाकर सोया चाप खरीदकर खाने लगे और उसका व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे मोहन की कमाई बढ़ने लगी और मोहन ने खुद की सोया चाप की दुकान खोल ली। अब ग्राहक भी मोहन की सोया चाप बहुत चाव से खाते थे। अब मोहन भविष्य की ज़रूरतों के लिए भी पैसे बचाने लगता है। शहर की भीड़ से बाहर एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में सावित्री अपनी बेटी पिंकी के साथ रहती थी। सावित्री का पति पिंकी के होते ही गुजर गया। सावित्री शहर के एक सेठ के घर में खाना बनाने का काम करती थी। शाम के समय सावित्री अपनी बेटी के साथ फुटपाथ पर चाय बेचा करती थी। सावित्री चाय बनाती और पिंकी ग्राहकों को चाय देती। वह अपनी बेटी पिंकी और खुद का पेट भर सके सिर्फ इतना ही कमा पाती थी। पिंकी सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, पर स्कूल की कुछ आम जरूरतों को भी सावित्री पूरी नहीं कर पाती। जब घर में खाना बना रही होती है तभी पिंकी उसे आकर कहती है, माँ, कल 2 बजे हमारे स्कूल में रिपब्लिक डे मनाया जाएगा, जिसमें हमें सफ़ेद कपड़े पहनने के लिए कहा गया है, पर मेरे पास तो सिर्फ ये सफ़ेद पैंट है। सफ़ेद शर्ट आप ला दोगी ना? यह सुनकर सावित्री परेशान हो जाती है।
सावित्री पिंकी से शर्ट कल लाने का वादा करके वहां से चली जाती है। काम पर जाते हुए रास्ते में यही सोच रही थी कि कैसे वह शर्ट खरीदे। सेठ के घर में काम करते वक्त भी सावित्री यही सोच रही होती है। तभी सेठ का बेटा गोलू एक छोटा तिरंगा झंडा लेकर घूम रहा था। तभी सावित्री को आइडिया आता है कि वह रिपब्लिक डे पर तिरंगे के झंडे को बेचेगी। शाम को घर जाते वक्त सावित्री तिरंगे झंडे खरीद लाती है। घर आते ही वह पिंकी को बताती है कि कल इन झंडों को बेचकर वह उसके लिए शर्ट ले लेगी। पिंकी खुश थी, पर उसे दुख था कि कैसे उसकी माँ उसकी आम जरूरत को भी पूरा नहीं कर पा रही। वह रोते रोते सो जाती है। सावित्री भी उदास मन से सो जाती है। सुबह सावित्री समय पर नहीं उठती। तभी पिंकी सावित्री से पूछती है, माँ सुबह हो गई है, आप उठ जाओ। सावित्री का कोई जवाब नहीं आता तो पिंकी और परेशान हो जाती है। पास जाकर जैसे ही वह सावित्री को देखती है, सावित्री को बहुत बुखार होता है। माँ आपको तो बहुत बुखार है। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। आज मेरी बेटी को शर्ट लाकर भी तो देनी है और ये झंडे भी तो बेचने हैं। बस अभी उठकर जाती हूँ। नहीं माँ, आप कहीं नहीं जाओगी। मैं इन झंडों को बेचकर आती हूँ। पर बेटा, तुझे स्कूल भी तो जाना है। नहीं माँ, मैं चली जाऊंगी। स्कूल मुझे वैसे भी 2 बजे जाना है। तब तक सभी झंडे बिक जाएंगे। उसके बाद तो वैसे भी कोई झंडा नहीं खरीदता। सावित्री पिंकी को इतना समझदारी से जवाब देते हुए देख भावुक हो जाती है। कुछ देर में पिंकी उन झंडों को बाजार ले जाती है और एक जगह झंडे लेकर खड़ी हो जाती है। वह रेड लाइट पर खड़े होकर हर गाड़ी में झंडे बेचती। अभी तो बहुत से झंडे बाकी हैं और समय भी होने वाला है। शायद आज मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी। माँ के लिए दवाई भी लेनी है। यह कहकर पिंकी की आंखें भर जाती हैं, पर वह हिम्मत नहीं हारती और झंडे बेचती रही। मन ही मन सोचते हुए पिंकी रोने लगी। पिंकी को रोता हुआ देख पास खड़ी एक रमा नाम की औरत उसके पास जाती है और आकर पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? रमा के बहुत पूछने पर पिंकी उसे बताती है कि उसकी माँ बीमार है और उसे झंडे बेचकर माँ की दवाई और सफ़ेद शर्ट लेनी है। पर उसके इतने झंडे नहीं बिके होने के कारण वह स्कूल नहीं जा पाएगी। अरे बेटा, इतनी सी बात, मैं पास ही के स्कूल की टीचर हूँ। मुझे मेरे स्कूल के बच्चों के लिए तिरंगे झंडे खरीदने थे। क्यों ना मैं तुम्ही से खरीद लूँ? रमा पिंकी के सारे झंडे खरीद लेती है और पिंकी को सफ़ेद शर्ट दिलवाने बाजार ले जाती है, जहाँ रमा पिंकी को सफ़ेद शर्ट के साथ उसकी माँ सावित्री की दवा भी खरीद कर देती है। पिंकी बहुत खुश थी क्योंकि उसकी माँ की दवा भी आ गई थी और झंडे भी बिक गए थे। पिंकी घर जाकर अपनी माँ को सब बताती है कि कैसे उसकी मदद एक स्कूल की टीचर ने की और कैसे वह उसके लिए दवा ला पाई। सावित्री भगवान का बहुत धन्यवाद करती है और उन मैम का भी। सावित्री पिंकी को स्कूल के लिए तैयार करती है। पिंकी स्कूल जाती है और उसकी सफ़ेद शर्ट वहाँ सभी लोगों की सफ़ेद शर्ट से ज़्यादा चमकदार थी। एक गांव था राजगढ़। गांव में मीना अपनी सौतेली माँ नगमा के साथ रहती थी। मीना बहुत ही दयालु और निर्मल स्वभाव की लड़की थी। सभी गांव वाले मीना के इस स्वभाव की बहुत तारीफ करते थे। उस तरफ नगमा का व्यवहार मीना के लिए ठीक नहीं था। मीना जब भी किसी की मदद करके आती, नगमा उससे चिढ़ी रहती और सारे काम दोबारा करवाती। मीना के पिता एक किसान थे। उनकी ज़मीन गांव के आखिरी छोर पर जंगल के पास थी। मीना के पिता नगमा से शादी के कुछ दिन बाद ही गुजर गए, जिसके बाद मीना सुबह से शाम कॉलेज में पढ़ती और शाम को कॉलेज से आते ही
खेतों में काम करने जाया करती। सुबह से पढ़ रही है, जरा मेरा काम करवा दे। थोड़ी देर बाद मैं कमला मौसी के साथ दूसरे गांव जा रही हूँ, उनके बेटे का रिश्ता लेकर। तू जरा खाना बना दे। हाँ हाँ माँ, मैं अभी बना देती हूँ। क्या बनाना है? अब ये भी मैं ही बताऊं? तुझे नहीं पता मैं क्या खाती हूँ सुबह सुबह? अच्छा सुन, आज चावल को अच्छे से धोकर पका दे और पकाकर जल्दी से मेरे कमरे में ले आ। मैं तो इतना काम कर चुकी हूँ कि मेरा पूरा शरीर टूट रहा है। मैं तब तक आराम करती हूँ। और हाँ, खाना खाने के बाद झाड़ू लगा देना। और कॉलेज जाने से पहले कपड़े रखे हैं, वो भी धोकर जाना। ठीक है माँ, आप जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। हर रोज जानकी मीना पर अत्याचार करती, पर मीना जानकी की बातों को नजरअंदाज करती। अगले महीने मेरा आखिरी एग्जाम है और अभी तक मैं मेरी कॉलेज की फीस नहीं दे पाई। फसल भी अगले महीने कटेगी, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। क्या करूं? हाँ, आज मैं ज़रा भोली ताई से बात करती हूँ। अगले महीने फसल काटकर जो पैसे आएंगे, मैं उन पैसों में से उन्हें वापस दे दूंगी। शाम के समय मीना कॉलेज से वापस आती है और भोली ताई के घर की ओर जाती है और भोली ताई को आवाज लगाती है। अरे कौन है? अरे मीना, तू आ बिटिया, बैठ, मैं ज़रा तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। ताई, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी थी आपसे। मुझे 5,000 रुपयों की ज़रूरत थी। मुझे कॉलेज की फ़ीस देनी है। अगले महीने फसल काट कर मैं आपको वापस दे दूंगी। अरे बिटिया, ये क्या मांग रही है गरीब से? तुझे तो पता ही है मेरी हालत ठीक नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी गाय मर गई। अब मेरे पास कोई रुपया कमाने का साधन नहीं बचा। अच्छा रुक, मैं आती हूँ। ये ले बेटा, मेरे पास बस ये 4,000 रुपये हैं जो मैंने खर्चे के लिए बचाए थे। ये रख ले। नहीं ताई, मैं कुछ और इंतज़ाम करती हूँ, आप रहने दीजिए। आपको भी घर खर्च में ज़रूरत होगी। नहीं बिटिया, बिना माँ बाप की बच्ची है। और क्या मैं नहीं जानती नगमा को? वो कैसी रखती है तुझे। ये रख, और जब फसल काटे तो दे देना। तब तक मैं मेरे बेटे किशोर के यहाँ चली जाऊंगी। ठीक है ताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 4,000 तो हो गए, बाकी के 1,000 मैं कहाँ से करूँ? हाँ, गुल्लक में से देखती हूँ, क्या पता उसमें 1,000 रुपये निकल जाए। हाँ, अब हो गए पूरे पैसे। कल मैं यही रुपये लेकर कॉलेज में जमा करा दूँगी। मुझे खेत में बहुत मेहनत करके जल्दी ही पैसे जमा करने होंगे। भोली ताई ने जो भरोसा दिखाया है, मुझे वह पूरा करना होगा। मैं अगले हफ्ते तक कॉलेज ना जाकर खेतों में काम करती हूँ, ताकि जल्दी ही काम पूरा कर सकूँ। अरे रुक, रात का खाना कौन बनाएगा? मुझे बहुत भूख लग रही है। चल जल्दी खाना बना, बाद में जाती रहना खेतों की तरफ। मीना अंदर जाकर खाना बना देती है। अरे ये बारिश कैसे आ गई? अब क्या करूँ? थोड़ा इंतज़ार करती हूँ बारिश के रुकने का। कुछ देर बाद में चली जाऊँगी। काफ़ी देर तक बारिश यूं ही होती रही और मीना बरामदे में बैठी बारिश के रुकने का इंतज़ार करने लगी। बारिश समय के साथ बढ़ने लगी। अब मैं क्या करूँ? ज़्यादा बारिश से फसल खराब हो जाएगी। मैं भोली ताई को क्या जवाब दूँगी? बाबा, आप कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? आप होते तो मुझे इतना परेशान नहीं होना पड़ता। मीना वहीं बरामदे में ही सो जाती है। सुबह होती है। अरे सुबह हो गई है, जल्दी से खेतों की ओर जाती हूँ। जितनी बारिश हुई है, लगता है सारी फसल खराब हो गई होगी। अरे मीना बिटिया, तुम्हारी फसल इतनी बारिश में भी खराब नहीं हुई और सभी की फसल का बहुत बुरा हाल है। हाँ मीना बिटिया, तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही फल है जो तुम्हारी मेहनत भगवान ने खराब नहीं होने दी। जाओ, जल्दी जाओ और अपनी फसल को देखो। मीना खुश होकर जल्दी से खेतों की ओर जाती है, जहाँ सभी की फसल बर्बाद हो चुकी थी। मीना की फसल लहरा रही थी। अरे ये तो चमत्कार है, इतनी बारिश के बाद भी मेरे खेत सुरक्षित हैं और फसल भी पक गई है। मीना सारी फसल 2 दिन में ही काट लेती है और बाजार में बेच आती है।
यह लीजिए ताई पैसे। फसल बहुत अच्छी हुई और जल्दी ही पक गई। उन्हें ही बेचकर मैं पैसे लाई हूँ। माया अपने पति बिरजू और बेटे किशोर के साथ रामपुर गांव में रहती थी। बिरजू जमींदार के यहाँ काम करता था और माया एक सेठ के यहाँ खाना बनाने का काम करती थी। वैसे तो उनकी जिंदगी का गुजर बसर जैसे तैसे चल रहा था, पर हर बार कुछ नए खर्चों ने उनकी कमर तोड़ रखी थी। सेठ की बीवी रानी पैसे तो खाने बनाने तक के देती थी, पर काम उससे सारा करवाती। कुछ दिनों बाद माया और बिरजू अपने अपने काम के लिए घर से निकल जाते हैं। तभी बिरजू का दोस्त उससे मिलता है और दोनों वहीं सड़क के किनारे बातें करने लग जाते हैं कि तभी एक ट्रक बहुत स्पीड से आता है और दोनों को टक्कर मार के चला जाता है। उस टक्कर में बिरजू का दोस्त घायल हो जाता है और बिरजू टकराकर सड़क के किनारे नदी में जा गिरता है। सभी बिरजू को देखने नदी के पास जाते हैं, पर वहां बिरजू की लाश पानी में तैर रही थी। सभी गांव वाले बिरजू के शव को लेकर माया के पास जाते हैं। माया इस दुख में बहुत रोती है। सभी गांव वाले मिलकर बिरजू का अंतिम संस्कार करते हैं। कई दिन बीत जाते हैं। माया अपने बेटे को स्कूल भेजकर सेठ के यहाँ खाना बनाने चली जाती है। बड़े दिनों बाद आई हो, क्या हो गया था ऐसा जो तुमने इतने दिन छुट्टी कर ली? देख, तेरे बहाने तू ही जाने, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, वरना मैं दूसरी काम वाली रख लूंगी और तेरी परमानेंट छुट्टी कर दूंगी। यह सुनकर माया की आंख भर जाती है, पर वह अपने आप पर काबू कर रानी से आज का मेन्यू पूछती है और खाना बनाने जा ही रही थी कि रानी उसे वापस बुला लेती है। एक काम कर, खाना बनाने से पहले तू मेरे बालों में तेल लगा दे, बहुत सर दर्द कर रहा है, मेरा थोड़ा सर भी दबा देना। बिना कुछ बोले माया रानी के सर में तेल लगाती है और मालिश करती है, जिससे रानी वहीं सो जाती है और माया खाना बनाने किचन में चली जाती है। माया खाना बना ही रही होती है कि बाहर से बारिश की आवाज आती है। हे भगवान, बारिश आने लगी है और किशोर भी स्कूल से आने ही वाला होगा। कहीं मेरा बच्चा बारिश में भीग ना जाए, उसे तो सर्दी भी बहुत जल्दी लगती है। मैं जल्दी ही खाना बना लेती हूँ और उसे लेने स्कूल चली जाती हूँ। यह कहकर माया खाना बनाने लगती है। धीरे धीरे बारिश बढ़ने लगी थी। तभी रानी आती है। अरे माया सुन, देख बारिश आने लगी है और बारिश में पकोड़े और चाय ना हो तो बारिश का क्या ही मज़ा। तू एक काम कर, खाना बनाकर पकोड़े और चाय बना दे, ये भी आने वाले होंगे, गर्मा गर्म पकोड़े देखकर खुश हो जाएंगे। माया कई दिनों बाद काम करने आई थी, इसलिए वह डर के मारे कुछ कह नहीं पाती और खाना बनाने लगती है। धीरे धीरे बारिश और बढ़ने लगती है। माया खिड़की से बाहर झांकती है और बारिश बहुत तेज हो रही थी। ज़्यादा बारिश के कारण पानी धीरे धीरे ऊपर आने लगा था। तभी माया सोचती है, हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू मेरी। इतनी बारिश हो रही है, कहीं किशोर इस बारिश में फंस ना गया हो। यहाँ मैं मालकिन से कुछ कह भी नहीं सकती। इतने दिनों बाद काम पर आई हूँ, कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए। माया यह सोच ही रही होती है कि सेठ धनराम वहाँ आ जाता है। रानी, जरा ये बैग मेरे कमरे में रख दो। इतनी बारिश हो रही है, कार के टायर तो पूरे पानी में थे। इतना पानी भर गया है गांव में। तभी माया गरम गरम पकौड़े ले आती है। माया को देखकर सेठ कहता है, अरे माया, तुम गई नहीं अभी तक? देखो बाहर कितनी बारिश हो रही है। अब तुम कैसे जाओगी इतनी बारिश में? तुम अभी चली जाओ, काम करने कल आ जाना। अरे पर तुमने चाय तो बनाई ही नहीं, चाय बनाकर फिर चली जाना। सेठ अपनी पत्नी के स्वभाव को जानता था, इसलिए वह कहता है, वो तुम बना देना, आज मैं तुम्हारे हाथ की चाय पीऊंगा। तुम जाओ माया, कल आना। माया जल्दी से वहां से अपने घर के लिए निकलती है। बारिश बहुत तेज हो रही थी, पर माया के मन में बस अपने बेटे किशोर की चिंता थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है। बारिश तो जैसे रुकने का नाम नहीं ले रही थी। भीगते हुए वह किशोर के स्कूल पहुंच जाती है और बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड से पूछती है, भैया मेरा बेटा किशोर कहाँ है? अरे वो तो बहुत पहले ही चला गया। यह सुनकर माया और परेशान हो जाती है। किशोर बारिश में भीगते हुए कैसे गया होगा, यही चिंता उसे सताने लगती है। वह भीगते हुए अपने घर की ओर जाती है। बारिश अब और बढ़ने लगी थी। बारिश की बूंदें जैसे कांटों की तरह माया को चुभ रही थी, पर अपने बेटे की फिक्र लिए माया चलती रही और घर पहुंच गई। पर घर में किशोर उसे नहीं मिलता।
घर में किशोर को ना देखकर माया और परेशान हो जाती है। हे भगवान, मेरा बच्चा इस बारिश में कहाँ होगा? मैं कहाँ ढूंढूं उसे? रोती हुई माया घर से एक पॉलीथीन के टुकड़े को अपने सर पर ढककर अपने बेटे को ढूंढने निकलती है। भैया, आपने मेरे बेटे किशोर को देखा? नहीं बहन, मैंने उसे नहीं देखा। यूं ही माया रास्ते में मिले सभी लोगों से किशोर के बारे में पूछती है, पर किसी को किशोर के बारे में नहीं पता था। कुछ दूरी पर चलते ही किशोर उसे एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ दिखता है, जिसे देख माया को शांति मिलती है। माँ, बहुत बारिश हो रही थी। बारिश के रुकने का इंतजार करते हुए मैं यहीं बैठ गया। सर्दी लग जाती तो आप परेशान होती। यह सुनकर माया की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और माया अपने बेटे के साथ घर चली जाती है। सूरज गांव में एक छोटा सा ढाबा चलाता था। इस काम में उसकी पत्नी रमा भी उसका पूरा साथ देती थी। रमा और सूरज सुबह से शाम अपने ढाबे पर काम करते और शाम होते ही जो पैसे आते उससे अगले दिन का राशन खरीद कर लाते। कैसे जैसे घर का गुजारा चल रहा था। दिन गुजर रहे थे और गर्मी आने वाली थी। सभी ने अपने अपने ढाबों में गर्मी से बचने के लिए एसी लगवा ली थी, जिससे ग्राहक उन्हीं के यहाँ आराम से एसी की ठंडक में खाना खाया करते। इस कारण ग्राहकों ने सूरज के ढाबे में आना बंद कर दिया। अब ग्राहक बाकी ढाबों में जाकर खाना खाया करते थे। इस कारण सूरज की आमदनी ना के बराबर हो गई। अजी, हमारे ढाबे में तो कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा। सभी बाकी के ढाबों में एसी में बैठकर खाना खा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? ऐसे तो कैसे घर चला पाएंगे हम? और वैसे भी अब तो गर्मियाँ आ गई हैं। सब गर्मी में खाना थोड़ी खाएंगे। सभी तो एसी की हवा में खाना खाते हैं, पर हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं जो हम महंगा एसी लगवा सके। कैसे जैसे घर का गुजारा चलता है। यही बात सोचकर तो मेरा सर घूम रहा है। ग्राहक भी नहीं आ रहे, सारा खाना खराब हो जाता है। इससे तो बहुत नुकसान हो जाएगा अपना। अब तो पैसे भी नहीं बचे। अब हम क्या खाएंगे और कैसे चलाएंगे अपने ढाबे को? रमा बहन, गर्मी में खाना खाना बहुत ही मुश्किल है। तुम भी बाकियों की तरह एसी लगवा लो ताकि सभी खाना चैन से खा सके। ऐसे तो तुम्हारे ग्राहक भी बाकी ढाबे में जाने लगेंगे। कुछ सोचो जरा। वह औरत खाने के पैसे देकर वहां से चली जाती है। दिन ब दिन सूरज और रमा परेशान रहने लगे। अब तो उनके ढाबे पर आने वाले एक दो लोग भी दूसरे ढाबे पर जाकर खाना खाने लगे। अब उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे जो वह तरह तरह की सब्जियां बनाए। जो थे उनसे उन्होंने दाल और रोटी बना दी। तभी एक बूढ़ी औरत आती है। कुछ दे दे बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। ग्राहक तो आते नहीं इस गर्मी के कारण। मैं इन बूढ़ी अम्मा को भूखा नहीं भेज सकती। वैसे भी हमारा खाना तो खराब हो ही जाता है। इससे अच्छा मैं इन्हें ये खाना खिला दूं और उनकी भूख मिटाऊं। कम से कम मेरे मन को शांति तो मिलेगी। हाँ अम्मा, ला रही हूँ खाना, आप अंदर आके बैठिए। रमा खाना परोसकर अम्मा के पास खड़ी हो जाती है और हाथ के पंखे से हवा करने लगती है। सूरज भी वही खड़ा हो जाता है। खाना तो बहुत स्वाद था बेटी, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। कैसा जादू अम्मा? कोई ग्राहक नहीं आता, खाना रखे रखे खराब हो जाता है। शाम तक मेहनत मजदूरी के बाद भी हमारी आमदनी जैसे बंद ही हो गई है। सभी ग्राहक बाकी ढाबों पर एसी में बैठकर खाना खाते हैं और हमारे पास इतने पैसे नहीं जो हम इतना महंगा एसी खरीदकर हमारे ढाबे में लगा सके। इसलिए ग्राहक भी खरी खोटी सुनाकर चले जाते हैं। भला इतनी गर्मी में कौन खाएगा खाना हमारे ढाबे पर? परेशान मत हो बेटी, तुमने इस भूखी बुढ़िया को खाना खिलाया है और इतनी सेवा की है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, चलो मेरे साथ चलो। दोनों बूढ़ी अम्मा के पीछे पीछे चले जाते हैं। बूढ़ी अम्मा दोनों को एक जंगल में ले जाती है, जहाँ गांव के लोग ना इस्तेमाल होने वाली चीज़ें रख कर चले जाते थे। बूढ़ी अम्मा भी उन्हें वहीं ले जाती है। वहाँ पहुंचकर दोनों देखते हैं कि वहाँ एक ब्रांड न्यू एसी पड़ा हुआ है। यह लो बच्चों, तुम्हारा उपहार। यह एसी तुम अपने ढाबे में लगाना। अब तुम्हारे इस एसी के कारण लोग तुम्हारे ढाबे में आया करेंगे। दोनों की आंखें नम हो जाती है। दोनों बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद करते हैं। बूढ़ी अम्मा वहां से चली जाती है। देखिए जी, अम्मा ने हमारी परेशानी का हल हमें दे दिया है। अब हमारे ढाबे पर भी लोग आएंगे, सब ठीक हो जाएगा।
हाँ रमा, यह सब तुम्हारी अच्छाई और अम्मा की मदद के कारण हुआ है, वरना मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि इतना महंगा एसी हम खरीद भी सकते हैं। चलो जल्दी से ढाबे पर चलते हैं। दोनों एसी लेकर ढाबे की ओर चलते हैं और ढाबे में एसी को लगा देते हैं। रमा जैसे ही एसी को ऑन करती है, एसी में से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। यह नज़ारा देख दोनों चौंक जाते हैं। यह क्या जी, सोने के सिक्के? मैंने कभी इतने सोने के सिक्के नहीं देखे। हाँ रमा, ये तो जादू हो गया। अम्मा ने हमें जादुई एसी दी है। देखो, सोने के सिक्के किस तरह हवा के साथ नीचे गिर रहे हैं। दोनों एसी के पास ही सो गए और रात भर जादुई एसी के बारे में सोचने लगे। सुबह होती है और सूरज उन सोने के सिक्कों को लेकर दुकान पर बेच आता है और उन पैसों से ढाबे का राशन ले आता है। अब उनके ढाबे पर पहले से भी ज्यादा लोगों की भीड़ थी। मधु अपनी बेटी के साथ रहती थी। मधु का पति उसे छोड़कर शहर चला गया था। उसका एक खेत था जिसमें वह सब्जियां उगाती थी। उन्हीं सब्जियों को वह बाजार में बेच कर आती। जो पैसे मिलते उनसे वह घर खर्च चलाती थी। सब्जी ले लो, सब्जी, ताज़ा ताज़ा हरी हरी सब्जी। बहन, मुझे 2 किलो प्याज देना और 5 किलो आलू, और मुझे 1 किलो बैंगन देना और 2 किलो प्याज। हाँ, और मुझे भी 1 किलो पालक दे देना। तुम्हारी सब्जियां पूरे बाजार में बहुत ही ताज़ी होती हैं, इसलिए मैं तो तुमसे ही सब्जियां खरीदती हूँ। जी शुक्रिया, मैं अभी आपकी सब्जियां पैक कर देती हूँ। मधु अपने खेतों को बहुत अच्छे से संभालती थी और सभी पौधों को पर्याप्त पानी देती थी। बाजार में उसकी सब्जियां खरीदने लोग दूर दूर से आते थे। समय गुजरता है और गर्मियों का मौसम आ जाता है। गर्मियों में भी मधु अपनी सब्जियों को ठेले पर रखकर बाजार में ले जाया करती और तपती धूप में सब्जियों को बेचा करती थी। एक दिन मधु सब्जियां बेचकर घर आ रही होती है। अरे मधु सुन, कुछ टमाटर है क्या? मेरे घर बहुत सारे रिश्तेदार आ गए हैं और सभी को मेरे हाथ की टमाटर की चटनी बहुत पसंद है और वही खाने के लिए कह रहे हैं। तुम जल्दी से मुझे 2 किलो टमाटर दे दो। माफ़ करना सुधा बहन, आज तो सब्जियां ख़त्म हो गई हैं। आज ग्राहक ज़्यादा थे और सभी ने सारी सब्जियां खरीद ली। आप मुझे थोड़ा समय दो, मैं खेत से अभी तोड़ कर ले आती हूँ। आप फिक्र मत करो, मैं आपके घर ही पहुँचा दूँगी। हाँ, तुम एक काम करो, अभी चली जाओ और जल्दी से ताज़ा ताज़ा टमाटर मेरे घर ले आना और मेरी रसोई में लाकर रख देना। मैं तुम्हें वहीं मिलती हूँ। यह कहकर मधु अपने ठेले को खेतों की ओर ले जाती है। सबके घर रिश्तेदारों की भीड़ लगी होती है, पर मुझसे और मेरी बेटी से रिश्तेदार तो क्या, पड़ोस का भी कोई नहीं मिलने आता। सभी के घर एसी लगी है, मेरे घर तो पंखा भी नहीं है और गर्मी किसी को नहीं पसंद। फिर कैसे आएगा कोई मेरे घर? ऐसे ही मन में विचार करती हुई मधु खेतों में पहुंच जाती है और एक एक कर टमाटर तोड़ने लगती है और सभी टमाटरों को तोड़कर वह अपने ठेले पर रख लेती है और गांव की ओर निकल जाती है। मधु मीना के घर चली जाती है। उसकी रसोई देख मीना दंग रह जाती है। मीना की रसोई में एसी लगा था और पूरी रसोई एकदम ठंडी हो चुकी थी, जिसे महसूस करके मधु को बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है मीना बहन, तुम्हारे यहाँ तो रसोई में भी एसी है। तुम्हें तो पसीने नहीं आते होंगे। मेरी तो जान निकल जाती है रसोई में काम करके और खेतों में काम करके। हाँ बहन, मुझसे तो एसी के बिना रसोई में काम ही नहीं होता। मधु टमाटर रखकर वहाँ से अपने घर की ओर चली जाती है। तभी रिंकी आती है और मधु से कहती है, माँ एसी क्या होती है? मेरी दोस्त कह रही थी एसी हर जगह ठंडक कर देती है। गर्मी में सभी उसका इस्तेमाल करते हैं। उनके घर में तो हर कमरे में एसी लगा है। वह बता रही थी कि उसके कमरे में भी एसी है और वह वहीं बैठकर पढ़ती है। माँ आप भी एसी लगवाओ ना, फिर हम भी एसी में रहेंगे, ठंडी ठंडी हवा में। नहीं बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो हम इतना महंगा एसी खरीद सके। तुम्हें तो पता है ना, मैं एक किसान हूँ। रिंकी बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है और रात को भी बिना खाना खाए उदास मन से सो जाती है। उसे उदास देखकर मधु भी परेशान हो जाती है। क्या करूँ, मेरे पास इतने पैसे कहाँ है जो मैं एक पंखा भी लगवा सकूँ। मेरी बेटी ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है और मैं उसे वह भी नहीं दे सकती। ये कैसी मजबूरी है भगवान मेरी, जो मैं मेरी बेटी की एक ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती।
सुबह होती है और मधु अपना ठेला लेकर बाजार की ओर निकलती है। सब्जियां ले लो, सब्जियां ताजी ताजी हरी हरी सब्जियां, सब्जियां ले लो, सब्जियां बिल्कुल ताजी हरी सब्जियां। ग्राहक आते हैं और मधु से सब्जियां खरीदने लगते हैं। तभी मधु की नज़र एक कबाड़ी वाले पर जाती है जो अपने ठेले पर कबाड़ खरीद रहा था। उसके ठेले पर एक एसी पड़ा था जिसे देखकर मधु सोचती है, क्यों ना मैं ये कबाड़ी वाले से यह एसी खरीद लूं, इसके तो दाम भी कम होंगे। मधु उस कबाड़ वाले के पास चली जाती है और उससे पूछती है, भैया ये एसी कितने में दोगे? अरे मैडम, ये खराब एसी है, यह कभी कभी ही काम करता है, यही पास से खरीदा है मैंने भंगार के भाव, तुम इसका 1000 रुपया दे देना मुझे। पर भैया मेरे पास तो बस ये 800 रुपये हैं, अब इसी से मुझे यह एसी दे दो और मेरे ठेले पर इसे रख दो। मधु वह पैसे उस कबाड़ी वाले को दे देती है और एसी को अपने ठेले पर रखवा लेती है और बाजार से घर की ओर चलती है। घर जाके वह एसी को अपने घर में लगाती है। तभी रिंकी घर आती है। माँ, क्या यह एसी तुम मेरे लिए लाई हो? हाँ मेरी गुड़िया, तुमने मुझसे एक चीज़ मांगी और मैं वो ले आई, मेरी गुड़िया के लिए। अब चलो तुम एसी का बटन दबाओ। रिंकी एसी का बटन दबाती है और ठंडी ठंडी हवा पूरे घर में फैल जाती है। अब रिंकी पूरा दिन एसी के सामने बैठी रहती और एसी की ठंडी हवा का मज़ा लेती। मधु भी खुश थी क्योंकि अब वह अपनी बेटी के चेहरे पर खुशी देख रही थी। गांव में ठंड का कहर था। उसी गांव में श्याम लकड़हारा रहता था। श्याम रोज़ाना जंगल जाकर लकड़ियां काटकर लाता था और पास ही के बाजार में उन लकड़ियों को बेच आता था। उसकी पत्नी रुक्मणी भी एक सरल स्वभाव की औरत थी। रुक्मणी हमेशा श्याम का ध्यान रखती और घर संभालती थी। दोनों ही हंसी खुशी अपना गुजर बसर कर रहे थे। क्योंकि ठंड का समय था, कहीं रोजगार नहीं था। ठंड के समय लकड़ियां भी सील गई थीं। दोनों का एक समय का भोजन भी ठीक से कर सकना बहुत मुश्किल था। उन्हीं के घर के पास गिरधर नाम का आदमी रहता था। गिरधर हर किसी से जलता रहता और हमेशा कड़वी बातें बोलता था। एक दिन शाम जंगल लकड़ियां लेने जाता है, पर ठंड ज़्यादा होने के कारण सभी लकड़ियां सीली होती हैं, इसलिए वह वापस लौट आता है। लकड़ियां ना मिलने के कारण शाम परेशान था। हे भगवान, अब मैं मेरी पत्नी को क्या खिलाऊंगा? इतनी तेज ठंड में कोई गर्म कपड़ा भी नहीं है मेरे पास। रास्ते में उसे एक बूढ़ी अम्मा मिलती है। अम्मा के पास लकड़ियों का गट्ठर था। शाम ने देखा अम्मा परेशान थी क्योंकि वह बहुत बूढ़ी थी। शाम ने उनकी मदद करने का सोचा। अम्मा, क्या मैं आपकी इन लकड़ियों को उठाने में मदद कर सकता हूँ? हाँ बेटा, पर ये बहुत भारी हैं। पास ही में मेरा घर है, तुम चाहो तो इन्हें मेरे घर पहुंचाकर मेरी मदद कर सकते हो।
और फिर एक अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसी रात गिरधर शाम की जादुई स्वेटर चुरा लेता है और घर आते ही जादुई स्वेटर पहन लेता है। जैसे ही गिरधर जादुई स्वेटर पहनता है, एक मक्खी उसके हाथ पे बैठ जाती है और उसे भगाने के चक्कर में वह अपने ही आप को छू लेता है और तभी वह सोने का बन जाता है। इसलिए कहते हैं ना दोस्तों, लालच बुरी बला होती है। ऐसी मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।